चलिए, डी ब्रॉय इक्वेशन, ठीक है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। बहुत तक आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल विच इज वेव मॉडल और श्रोडिंगर वेव मॉडल, ठीक है। बट बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस टू मेजर इक्वेशंस, ठीक है, जिससे सारा का सारा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट वन वाज डी ब्रॉय इक्वेशन। क्या एजम्पशन लिया था डी ब्रॉय ने? डी ब्रॉय सेड इलेक्ट्रॉन और मैटर इज हैविंग डुअल नेचर। हमने अभी तक किसके बारे में मैक्सिमम बात की थी? लाइट के बारे में। लाइट हैज डुअल नेचर और उसको प्रूव किया गया। Now electron or the matter. So let's talk about the electron. Electron is also having dual nature. Dual nature का मतलब it must show particle nature as well as wave nature. ठीक है, दोनों ही चीजें आपको मिल रही है किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन that is true for matter also, है ना। तो क्या इक्वेशन मिली थी आपको याद है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. H is the Planck's constant and P is the momentum. Right? P is the momentum. What is the formula of momentum? P is equal to mass into velocity. ठीक है? But this equation holds good only for microscopic particles. ठीक है? तो वो थोड़ा सा पहले कंपैरिजन करेंगे कि why it does not fit for macroscopic objects. ठीक है? चलिए, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल विच विल हेल्प यू, ठीक है। ओके, देखिए, सपोज यू कैन कंसीडर एनी टॉय कार और एनी बॉल, वॉट एवर, मूविंग बॉल, कुछ भी जो आपकी इच्छा है, क्रिकेट बॉल, कुछ भी लीजिए। चलिए, बोलिए मास कितना रखेंगे? आपकी चॉइस। 1 kg। चलो, कितना हो गया? 1000 ग्राम, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? से फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए इसको। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 ओवर 1000 इंटू 20। बताइए आंसर क्या है आपका? It is 3.3 into 10 to the power -30। समझ में आ गया? यूनिट क्या रहेगी? मीटर, ठीक है। ये नंबर कैसा है? दिस इज वेरी स्मॉल नंबर। अब आप इसी को अप्लाई कीजिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और वेलोसिटी कितना रखते हैं? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेवलेंथ इन दिस केस। चलिए, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। सो अगेन इट विल बी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 ओवर 9.1 and 2.18 into 10 to the power -31 into 10 to the power 6, ठीक है। Approximate it should be around 3.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड था मेरे पास। अब आप ध्यान से देखो, इफ वी आर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? मैक्रोस्कोपिक। You can consider any car, any truck, whatever, any moving object which is giving you momentum. तो आप कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार या ट्रक भी लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है दैट विल बी वेरी हाई, है ना। तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा? वेरी वेरी लेस। ये जो नंबर आ रहा है बेटा, दैट कैन नॉट बी मेजर, है ना। हम जो चल रहे हैं, हमारी वेव क्यों नहीं बनती है? वेव हो सकता है बन रही हो, बट वी आर नॉट एबल टू मेजर इट। We can't see. आप मैच देखते हैं, क्रिकेट की बॉल जा रही है, बट यू आर नॉट सीइंग द वेव। द सेम रीजन, क्योंकि जो वेवलेंथ की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कैसा है? इट इज मेजरेबल। समझ में आ रही बात? तो ये इसलिए जो आपका डी ब्रॉय इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वहां पे आपको डुअल नेचर मिलेगा, वेवलेंथ भी मिल रहा है ना। बोहर मॉडल ने क्या कंसीडर किया था, पार्टिकल किया था, बट यू आर ऑल्सो एबल टू गेट द वेव नेचर। आप उससे क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव लेंथ। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है सर? ठीक है, तो ये क्या है, इट कैन बी मेजर्ड। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। बहुत आसान सी इक्वेशन है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप मुझे करके दिखाएंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर फोटोन। फोटोन के लिए भी आपकी ये इक्वेशन काम करती है, ठीक है। हाँ, ये नहीं हो सकती। जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हाउ टू फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस पेज, कैसे फाइंड करेंगे? कैन यू यूज रूलर? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? रूलर के ऊपर जो मार्किंग है दैट इज बिगर देन द थिकनेस ऑफ दिस पेज। आप उसका लेंथ विड्थ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो रूलर के ऊपर मार्किंग है कैसा है, वो स्मॉल है, आप कर लोगे 10.2 सेंटीमीटर, वॉट एवर द नंबर इट इज कमिंग। लेकिन थिकनेस कैसे करोगे? तो थिकनेस के लिए वी नीड डिवाइस विच मस्ट हैव मार्किंग्स लेसर देन द दिस थिकनेस। आपको एक ऐसा रूलर चाहिए जिसके ऊपर मार्किंग कैसी रहे, लेस देन दिस थिकनेस, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को एक ऐसी लाइट चाहिए जिसका वेवलेंथ कैसा हो, इससे भी कम, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये आपका वेवलेंथ मेजर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी पढ़िए, आपका सब यही जो मैंने एग्जांपल दिया यही लिखा हुआ है, उसमें आपको समझ में आएगा। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आप क्वांटिटी मेजर करने वाले हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो भी आप मेजर कर रहे हैं। आपने फिजिक्स में मेजरमेंट किए होंगे, क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स किया और वो स्क्रू है किया, तो लिस्ट काउंट पढ़ते हैं उसमें, है ना। तो उससे कम मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स में कितना है, आप 1 मिलीमीटर कर पा रहे हैं, तो इफ यू हैव एनीथिंग विच इज लेस देन 1 मिलीमीटर आप नहीं कर सकते। गॉट इट? तो वही सेम रीजन है, अपने को एक ऐसी लाइट चाहिए जिसका वेवलेंथ ये मेजर हो जाएगा। दिस इज बिगर नंबर, ठीक है। ये कैसा है आपका बिगर नंबर है, वो नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोल रही थी। Note it down. Calculate the wavelength of a ball of mass 0.1 kilogram. Calculate the wavelength of a ball. ठीक है, एक आपके पास मूविंग बॉल है, मास 0.1 किलोग्राम एंड द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना मेंशन है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेवलेंथ। क्या आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया? इसमें देखो आपकी क्या क्या है, 3 आपकी क्वांटिटीज है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। h आपका कांस्टेंट है, फिर p को आप यू कैन राइट मास इनटू वेलोसिटी। तो देयर आर ओनली 3 क्वांटिटीज इन विच वन विल बी मिसिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट। आंसर मिल गया, बट यूनिट क्या? किसका? एंगस्ट्रॉम का? आप बताओ क्या आएगा यूनिट आपके हिसाब से? मीटर आएगा, है ना, मीटर आएगा। यहाँ मैंने आपको शायद इससे कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में लिखा है, बट फर्स्ट इट विल कम इनटू मीटर। इट विल बी अराउंड समथिंग 10 टू द पावर -10 मीटर, तो उसको हमने फिर एंगस्ट्रॉम करके लिखा है। ओके, चलिए। नाउ देयर इज one more relation between this प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट बोल रही हूँ, आपका वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। एक रिलेशन आपको कई बार ये पूछ लेते हैं, तो क्या करना है, देखिए P इज इक्वल टू m v, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी,
ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। क्लियर? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, के को क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। अच्छा एक काम करो, इसको आप स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर, ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे बोलो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। देखो समझ में आ रहा है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। ओके, p का वैल्यू यहां से क्या निकाला आपने, p इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के इंटू 2m। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के इंटू 2m। ठीक है, समटाइम्स दे विल गिव यू काइनेटिक एनर्जी, तो यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको सॉल्व करना है। लिखिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, this is the another question, 9.1 into 10 to the power -31 kilogram। ठीक है, then kinetic energy is given as 3 into 10 to the power -25 जूल। ठीक है, कितना दिया है काइनेटिक एनर्जी, 3 into 10 to the power -25 जूल। फाइंड वेवलेंथ। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, वेवलेंथ। मास को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या यूज कर रहे हैं, एमके सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज ही रखेंगे। इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको 9.0 अभी के लिए फिलहाल के लिए कंसीडर कर लीजिए। Oh, 1.27 into 10 to the power -6. 1.27 नहीं बेटा, 10. 8967 into 10 to the power -10। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, यही लगाया, के इंटू 2 है, 2. मिला कुछ? हाँ जी, 8967 into. यस, करेक्ट आंसर इज 8967 into 10 to the power -10। आया बेटा आप लोगों का आंसर शुड बी 8967 into 10 to the power -10 मीटर। अप्रोक्सीमेट ट्राई कर सकते हैं, इसको 9 कंसीडर कर लीजिए। ये कितना हो गया, 3 2 6, 6 9 54। ठीक है,
तो 54 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट ले लीजिए, कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 7 कितना हो गया? 49 और 8 8 जा 64, तो उस बीच में आपका नंबर है ना। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको अभी 7.5 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक। और ये कितना हुआ आपका? 25 और ये हो गया 10 टू द पावर -28। अब आप इसको कर सकते हैं। आप देखो आंसर के मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, आपका फर्स्ट नंबर 8 आ रहा है, करिए आप इसको, है ना। 7 9 जा आ जाएगा इसके हिसाब से, 7 9 जा 63। तो अगर आप पूरा करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर वो आएगा, ठीक है। जेई में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर चारों ऑप्शन आपके दूर दूर हैं आंसर, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आंसर नियर बाई है, सपोज इसमें होता है कि 0.2, दूसरा आंसर होता है आपका 8 9 6 7.3, इन दैट सिचुएशन आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ये फॉर्मूला आपको क्लियर है एवरीवन? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। अब एक और क्वेश्चन, वो मैं आपको सॉल्व करके ही बता रही हूँ, नोट डाउन कीजिए। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is increased by 44%, ठीक है। Then find the increase in its de Broglie wavelength, ठीक है। वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, इंक्रीज होगा बेटा? के इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, इंक्रीज हुआ है, हाँ फिर कम। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m के, और जो भी आप लिखना चाहें ये, ठीक है। तो अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड एज 100, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, h रिमेन सेम, ठीक है। तो इनिशियल केस में यानी लैम्डा 1 अगर मैं कंसीडर करूं तो इट विल बी h अपॉन 2m 100। देखिएगा यहां तक बात समझ में आई आपको? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया तो फिर वेवलेंथ इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। ये वो आपका, इसको मैंने क्या कंसीडर किया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 100, नाउ इट इज इंक्रीज बाय 44%। सो व्हाट इज द नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी टोटल? कितना हो गया? 144 हो गया। सो कैन वी फाइंड द लैम्डा फाइनल? लैम्डा फाइनल क्या हो जाएगा? h अपॉन 2m 144, ठीक है। अब आपको चेंज चाहिए, चेंज के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलिए निकालिए क्या होगा। सो इट विल बी h अपॉन 2m 144 माइनस h अपॉन, आप खुद से भी अपना करिए फटाफट से, 2m 100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या कॉमन लेना है आपको? h अपॉन √2m आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है। सो फिर इट विल बी, अच्छा अब देखो ये अंडर रूट है तो 144 का क्या होगा? देखो यहां पर आप जो बोल रहे थे, क्योंकि ये फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। तो यहां पर अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फिर ये क्या होगा?
नेगेटिव आएगा। तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, आपको चेंज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, इनिशियल माइनस लेमडा फाइनल, क्योंकि वो नेगेटिव साइन आएगा इसलिए मैंने चेंज किया बेटा, ठीक है। तो अब इधर क्या हो जाएगा आपका 2m 100 अपॉन ये क्या हो जाएगा 144। तो 1 h अपॉन रूट 2/m कॉमन लिया, ये हुआ 1/10, 100 का स्क्वायर रूट 10 माइनस 144 क्या हुआ 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी h अपॉन रूट 2m इंटू 1/60, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चेंज, आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, ये जो चेंज है कितने में है 100 में है, ठीक है। तो वापस 100 में कितना होगा, ये देखिए h अपॉन रूट 2m इंटू 1/60, ये किसमें मिला आपको h अपॉन रूट 2m इंटू 1/100। ये जो चेंज था ये वाला, ओरिजिनल तो यही था ना आपका, ओरिजिनल में जब आपने चेंजेस किए तो कितना आपका चेंज हुआ 1/60 और 100 में कितना रहेगा, ठीक है। ये फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या आएगा आंसर, इट विल बी 100/6, ठीक है। तो बेसिकली 66.6%। चेंज कितना हुआ वेवलेंथ में 66.6%। क्या चीज, ये ओरिजिनल वैल्यू थी ना बेटा, ये वाला ना, तो ये 100 स्क्वायर रूट में ही है ना, ये पूरा है, मैंने गड़बड़ किया ये सब, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, क्या करना है, वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, नाउ वी आर कंपेयरिंग वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है, बाय यूजिंग सेम इक्वेशन। सो द क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स A and B आर इन द मोशन। क्या बोला उसने, टू पार्टिकल्स A and B आर इन द मोशन, ठीक है। If the wavelength associated with the particle A is, A का उसने wavelength दिया आपको 5 into 10 to the power -8 meter, okay. Calculate the wavelength associated with B if its momentum is half of A। समझे आप, B का जो मोमेंटम है दैट इज हाफ ऑफ पी ए, समझे। यहाँ पर मोमेंटम क्या रहेगा इसका पी ए, और B का मोमेंटम क्या है हाफ ऑफ द पी ए। तो कैन यू फाइंड द लेमडा बी, करो क्या होगा, दो इक्वेशन बनाइए, समझिए आप। इस केस में इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी ए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, लैम्डा बी इज इक्वल टू h अपॉन क्या रख सकते हैं यहाँ पर, पीबी है एक्चुअली, बट पीबी के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं h अपॉन हाफ पी ए, हाफ ऊपर गया आपका, तो ये क्या हो गया 2h अपॉन पी ए, ओके। This is the equation 1 and this is the equation 2. Divide equation 2 by 1 and find the value of lambda b. क्या करना है आपको, lambda b अपॉन lambda a क्या हो जाएगा 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। और lambda a का वैल्यू आपको गिवन है कितना 5 into 10 to the power -8, तो इट इज 10 to the power -7 में, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, हाँ समझ में आया बेटा, एनी डाउट।
अच्छा, अभी आपने क्या सीखा, ये डी ब्रॉय इक्वेशन समझ में आया। अब डी ब्रॉय इक्वेशन का एक और आपका एप्लीकेशन है कि व्हेन you are accelerated the electron by applying some potential difference, ठीक है, then you can find the wavelength, तब भी आप wavelength find कर सकते हैं। आप सिंपली क्या अगर अप्लाई कर रहे हैं, potential difference। बात समझ में आई? there are two electrodes, है ना, so you will apply potential difference between two electrodes and suppose I am applying 1 volt potential difference और इस बीच में क्या जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, तो देन यू कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तब भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला हम वो लिखेंगे, चलिए आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। आइए, लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10⁻⁹ ये नंबर है। बाकी सारे डेरिवेशन को सॉल्व करके जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग दिस नंबर डिवाइडेड बाय √v, ओके, और ये वेवलेंथ मिलेगा आपको मीटर में। सो व्हाट इज द v हियर, v इज द पोटेंशियल applied in volts, got it, potential applied in, ये भी आपने डिराइव किया है क्योंकि जो आप potential, if you are applying potential, basically that gives the kinetic energy to the electron. If you remember from the photoelectric effect, what was the stopping potential? Equivalent to maximum kinetic energy, वही चीज है बेटा ये भी, ठीक है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी, और आप क्या कर रहे हैं, ये देखो आपको मैं बता दूं डेरिवेशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, हाफ mv², ठीक है, एंड विच इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन ई क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड v इज द पोटेंशियल अप्लाइड, ओके। तो ये आप सब इसको डिराइव करेंगे तो फाइनली आप क्या निकालेंगे यहाँ से, ये फॉर्मूला आपका इधर से आएगा, दिस वन। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप इसको याद कीजिए डायरेक्टली, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, व्हेन यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूमेरिकल अब इसके ऊपर आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ मतलब आप समझ जाइए, ये क्वेश्चन यूज करनी है आपको, है ना। तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that has been accelerated from rest through a potential difference of 1 किलोवोल्ट। कितना दिया उसने आपको पोटेंशियल डिफरेंस, 1 किलोवोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ। क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। किलो है तो आप इसको 10 कर लीजिए तो हमारा आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। आपके लिए आसानी कर दी मैंने। कंसीडर इट 10 किलोवोल्ट, देन कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, टू चेंज इट इनटू वोल्ट, तो इट बिकम्स 10⁴। क्लियर, समझ में आया।
आंसर यही आएगा, मैंने आपको क्या दिया, क्या हो जाएगा ऊपर जाके 10 to the power 2 बार आएगा, तो 10 to the power minus 11। ओके, क्या हुआ रोही, गड़बड़ हो रहा है कुछ? नीचे पॉजिटिव है, दैट नंबर इफ गो इनटू न्यूमरेटर इट बिकम्स नेगेटिव, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपके आई गेव यू आइडिया अबाउट द न्यूमेरिकल्स विच विल बी फ्रेम बेस्ड ऑन डी ब्रॉय इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम किधर मूव कर रहे हैं, क्वांटम की तरफ, तो वहां पे दिस प्रिंसिपल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो आप इसका स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल, यहां से आपका शुरू था स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड momentum of an electron simultaneously. It is impossible to measure the position and the momentum of an electron simultaneously. ठीक है, आप बुक में रीड करेंगे, हो सकता है इन सम बुक्स दे आर यूजिंग द वर्ड इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम कहां से आ रहा है आपका? मोमेंटम इज कमिंग फ्रॉम वेलोसिटी, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्या समझ में आया? दोनों चीजें एक साथ नहीं फाइंड, आपको इतना तो क्लैरिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, इफ यू लुक इनटू द एटम, तो एट ए टाइम यू कैन डू ओनली वन थिंग। क्या? या तो आप पोजीशन देखोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, या फिर आप क्या फाइंड करोगे? वेलोसिटी। जब तक आप पोजीशन देखोगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? फास्ट मूव कर रहा है और इन द सर्कुलर मोशन एट ईच पॉइंट वेलोसिटी इज डिफरेंट, यू नो दैट वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिफरेंट। पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना हर पॉइंट पे। तो अगर आप वेलोसिटी चेक करने बैठेंगे तब तक उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, और अगर पोजीशन देखने जाएंगे तो तब तक वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यानी दोनों चीजें इम्पॉसिबल है साथ साथ करना, है ना? समझ में आया ये रूल? ठीक है, देन ही गेव वन इक्वेशन। अभी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, डेल्टा P into delta X is greater than or equal to H upon 4 pi। ठीक है, इक्वल टू साइन भी रख सकते हैं आप, और ग्रेटर देन H upon 4 pi। दिस इज द हाइजेनबर्ग इक्वेशन। नाउ व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P is error measured in momentum। आप मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, उसमें जो एरर हुई दैट इज नोन एज डेल्टा पी। आप जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं देर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। करते हैं ना एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे, आपके हैंड वॉश नहीं, केमिस्ट्री में स्पेशली वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना? क्लीनिंग जो है आपका इंस्ट्रूमेंट, आपके टेस्ट ट्यूब का, आपके जो केमिकल्स हैं वो प्योर होने चाहिए। ओके, तो ये वही एरर। देन डेल्टा एक्स इज द एरर इन पोजीशन, एरर मेजर्ड इन पोजीशन। ओके, यही तो आपका रूल बोल रहा है कि हम क्या नहीं कर सकते, ना तो आप पोजीशन बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हो तो वेलोसिटी गड़बड़ जाएगी, वेलोसिटी आपने फाइंड किया तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना? अब देखिए, इसको अगर हम और कैसे प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है, केस 1। ठीक, केस 1 में मैंने क्या बोला कि चलो वी आर एज्यूमिंग वन पार्टिकल, ठीक है, उसका आपको कुछ मास दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, राइट, और आप क्या निकाल सकते हो उससे, मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम किया कि वॉट एवर एक्सपेरिमेंट आई वॉज परफॉर्मिंग इन दैट सिचुएशन डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? मैंने बहुत एक्यूरेट मोमेंटम फाइंड कर लिया और मैं क्या बोल रही हूँ कि डेल्टा पी क्या हो गया मेरा, 0। अब अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, है ना, आपकी इक्वेशन क्या बोलती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अभी के लिए मैं ये रख रही हूँ h/4π, ये चीज मेरी क्या हो गई, 0। ठीक है, तो डेल्टा एक्स निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हुआ, h/4π इंटू डेल्टा पी। क्या हुआ बेटा, डेल्टा पी की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट। आपने अगर मोमेंटम फाइंड कर लिया तो पोजीशन डेल्टा एक्स क्या था आपका, एरर इन द पोजीशन, क्या हो गया, इनफाइनाइट। बहुत बड़ी एरर आ गई। गॉट इट? समझ में आ रही बात? सेकंड केस ले लो, सेम सिचुएशन, आपने कहा चलो ये ठीक नहीं बैठ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस विच इज केस 2। केस 2 में हमने क्या बोला कि चलो नहीं, डेल्टा एक्स इस बार हम क्या करेंगे, 0। मैं इतनी अच्छी पोजीशन फाइंड करूंगी इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल एक्यूरेट, तो उसमें एरर क्या कर दिया मैंने, 0। अब मोमेंटम निकालो, सेम केस क्या हो जाएगा, डेल्टा पी h/4π इंटू डेल्टा एक्स, ये फिर से क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात? तो आप क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम ओनली एक ही काम कर सकते हैं, इधर पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम। ठीक है, लेकिन ये अगर ये कॉन्सेप्ट आप मैक्रोस्कोपिक में अप्लाई करें तो क्या होगा, अभी यहाँ से नीचे देखोगे आपको कोई कार दिखेगी या ट्रक, वॉट एवर, साइकिल, कुछ भी, यू कैन फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम। कर सकते हैं? यस, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, मोमेंटम भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आप उसका पोजीशन भी बता सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, हाइजेनबर्ग समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ओके, अब एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। बुक रहने दो, मैं बता दे रही हूँ, बुक से देखेंगे, बुक में पेज नंबर पता नहीं मेरे को भी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इंटेक्स क्वेश्चन रहेगा, अ गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। ठीक है, बॉल का मास आपको दिया है कितना, 40 ग्राम, एंड स्पीड v कितना दिया है बेटा, v दिया है आपको 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। स्पीड मेजर कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी सिर्फ कितना है, 2%। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, यानी आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एक्स। स्पीड दिया है तो पी तो आप फाइंड कर लेंगे, एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी इज 2%, तो एक्चुअल स्पीड कितना आएगा बोलो, 0.9। क्या करेंगे आप, 45 का 2% निकालेंगे विच इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक्चुअल कितना था, 0.9, क्योंकि मेजर आपने जो किया है उसमें एक्यूरेसी सिर्फ 2% की है, तो एक्चुअल स्पीड वी विल कंसीडर कितना, 0.9। अब आप ये अपना फॉर्मूला लगाइए, मोमेंटम कितना हो गया यहाँ से,
P इज इक्वल टू एम वी निकालेंगे, फाइंड द डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, या पी लिख लीजिए वॉट एवर। क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है? और देखो ये बेटा ग्राम में दिया है तो चेंज इट इनटू किलोग्राम, तो इट विल बी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ओवर 4 इंटू 3.14 इंटू पी कितना है, मास 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और स्पीड कितना निकाला आपने 0.9। ये जो आपने इक्वेशन देखी वो ग्रेटर देन, हाँ, और इक्वल टू, हाँ तो इधर हम सिर्फ इक्वल टू रख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर आपको चलेगा नहीं, न्यूमेरिकल में आप इक्वल टू साइन यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? 1 पॉइंट आंसर पूछ रहे हैं, हाँ, बिकॉज इट इज इन ग्राम बेटा, किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विच इज एक्यूरेट अप टू, एक्यूरेसी यहां पर आपको कितना दिया है 0.005%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा? वेलोसिटी कितना है 600 मीटर पर सेकेंड विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। ठीक है, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, बस बाकी आपको पता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 ले लिए, 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्लैंक्स कांस्टेंट यू नो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, सॉरी जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। चलिए फटाफट से आंसर निकाल के बताइए क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड द एक्चुअल स्पीड करिए जरा, मैं एक मिनट बॉटल रिफिल कर रही हूँ। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कितना मिला आपको 3 इंटू, समझ में आया ना? पहले वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पे उसको 0.005%। Then 1 point something into 10 to the power minus 3. 1.9 आ रहा है बेटा, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आंसर इज 1.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। चलेगा उतना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया है ना? यहाँ पर क्या क्या मिसिंग हो सकता है वो देखिए इस फॉर्मूले में। या तो आपको डेल्टा एक्स है ना, और यहाँ पर मास और वेलोसिटी, 3 चीजें हैं, तीनों में से एक आपकी मिसिंग रहेगी, वो आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। ठीक है, क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? आगे शुरू करें। अब बढ़िया वाली चीज आने वाली है। आप बहुत नई नई चीजें सीखेंगे। अच्छे वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, डाउट है बताइए। हाँ,
मैंने अभी तो सॉल्व किया था, अभी तो नहीं हो पा रहा। अभी स्ट्रक्चर दिया है p मास इंटू वेलोसिटी रखोगे ना, मास 9 था और वेलोसिटी वो था 6 ने, मैंने ये लिया था 0.33 से लिया था मैंने वेलोसिटी, जिसको मैं 0.27 से आर को मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको हाँ, मैम। 9.1 से, हैं? हाँ मैम। अच्छा, तो आएगा क्यों नहीं आएगा ये आपका? 0.27 कैसे आ रहा है? मैम 9 इंटू पॉइंट -31 भी है ना, वो यूज किया कि नहीं? ये आएगा ना, मास कितने हैं? 9.1 10 to -31। तो इसको सॉल्व करो आप। इसको अभी 3 से कट करते हैं अगर, ठीक है, तो 3.3 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 1 0 4 1.04, ठीक है। अब ये 0.9, ठीक है, और ये हो गया 1.1, ठीक है। तो अब इसको नीचे लिखते हैं 1.1। अब ये 31 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1.1 इंटू 10 to the power -3 अपॉन, इसको 4 कंसीडर करेंगे, 4 इंटू 0.9, ठीक है। तो बेसिकली 1.1 अपॉन 3.6 10 to the power -3। अब ये देखो आप 3 से इसको करोगे तो फिर आ जाएगा ये आपका 3 3 जा 9, ये चीज़ें तो 11 से 30 का होता है, 11 से 30। हाँ 11 अपॉन 36 हो गया ना ये, तो 1/3 समझा आ जाएगा शायद ये। 1/3 नहीं आएगा ये। कुछ यहाँ पे आप वापस कैलकुलेशन चेक करना इसका आंसर। आदित्य कितना आंसर बोले थे इसका? 1.88 -3 ना, 3 -3 इसको अभी आप चेक करो तो ये आएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या कैलकुलेट किया आपने? पोजीशन है ना, तो ये पोजीशन रहता है आपका, तो मीटर ही आएगा आंसर आपका, मीटर आएगा बेटा, नहीं मीटर आएगा। मैं तो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर फिजिक्स से भरा है, एक भी केमिस्ट्री भरा नहीं है। केमिस्ट्री नहीं है, और ये 12th में वापस सीखेंगे आप। एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th में आएगा फिजिक्स में, तब आपका रिवीजन होगा। देखो मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, है ना, केमिस्ट्री की बजाय फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब सब लोग तैयार हो गए कुछ नया नया सीखने के लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल विच इज वेव मैकेनिकल मॉडल। अब आप इसकी इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन बहुत ही डरावनी है, भारी भरकम है, बट आपको उस इक्वेशन को याद नहीं करना है। वी विल डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन, ठीक है। एंड दिस मॉडल इज टोटली थ्योरी, पूरा ये थियोरेटिकल मॉडल है आपका, है ना। आप अगर केमिस्ट्री फील्ड में परस्यू करते हैं और आप मास्टर्स में, तब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किए थे, बहुत बड़े बड़े ग्राफ आपको ड्रॉ करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक। तो थोड़ा धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि आप पीछे और यहाँ पे कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज ए वेव। बहुत पार्टिकल को लेके बैठे थे। अब हम फिर बीच के दो एक्सपेरिमेंट कौन से, ये माइलस्टोन हुए हैं उस इस मॉडल के लिए, डी ब्रॉय और हाइजेनबर्ग। यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, एंड दिस मॉडल इज बेसिकली वेव मॉडल बोलते हैं, बट इसने दोनों ही चीजों को कंसीडर किया, डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले आप वो इक्वेशन के दर्शन करो। क्या है, सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साइंटिस्ट नेम इज श्रोडिंगर एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट, ठीक है। तो इक्वेशन इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, और वेव कैसी है, 3D में वेव है, 3 डायमेंशनल ये सिचुएशन है ना, फ्लेमिंग्स रूल वाली। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर उधर उधर, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपकी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। पाई स्क्वायर एम 8 नंबर 8 पाई स्क्वायर बाई एम। ठीक है, अब आप नोट कीजिए, साई इज द, ये जो सिंबल है बेटा ऐसे त्रिशूल टाइप का, इसको बोला जाता है साई। स्पेलिंग है PSY, अगेन पी साइलेंट, तो साई। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, साई। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, 3D की बात करेंगे अब, है ना। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कौन सी वेव, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में है, वेव ऐसे, है ना, 3D डायरेक्शन में, इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, E is the total energy. E is the total energy, okay, of the electron. ठीक है, next V is the potential energy of the electron. ठीक है, M is the mass. ये सारी बात आपकी इलेक्ट्रॉन की चल रही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या रहा, और बस। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ये, कभी आप लेटर R लिख लें, इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या ये डेल है, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, उसमें D सिंबल रहता है, इसको यहाँ पे डेल बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ आपका मैथमेटिक्स है एक्चुअली ना, बस डिफरेंशिएशन है, ये मानिए, आपको इक्वेशन भी याद नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आपको पहले कंक्लूजन बताती हूँ हुआ क्या। श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन में कुछ कुछ वैल्यूज रखे हैं, और देन ही गॉट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स आपको मिलते हैं मेनली, और वो क्वांटम नंबर क्या है, बेसिकली एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम अपना एड्रेस कैसे लिखते हैं, आप मेरे घर अगर आएंगे तो मैं आपको, आप पूछेंगे एड्रेस क्या है, मैं क्या बोलूंगी, मेरी सोसाइटी सामने ही है, आप लोग देखते हैं मुझे यहाँ से आते जाते, है ना। ठीक है, देन बिल्डिंग नंबर, करेक्ट, बिल्डिंग नंबर में फिर क्या आएगा, फ्लैट नंबर। ठीक है, फ्लैट, उस फ्लैट के अंदर मेरी प्रेजेंस। ठीक है, अब फ्लैट के अंदर अगर, चलो अच्छा ये भी छोड़ो, अभी राइट नाउ सबकी मॉम घर पे हैं, ऑफिस में भी होंगे कुछ लोग, अभी घर पे मैं एज्यूम कर रही हूँ आप सबकी मॉम। कैन यू टेल मी कि इस समय वो किचन में होंगी या रूम में होंगी, नहीं बता सकते, राइट। वो एक चीज पक्की है कि शी इज एट होम, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, नहीं बता सकते। शी मे बी इन द किचन, शी मे बी इन द रूम, शी मे बी इन द बालकनी, है ना। यही इलेक्ट्रॉन के साथ है, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इट मे बी हियर 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 एनीवेयर। ठीक है, तो ये मॉडल में आपका सारा, जैसे बोहर से कंपेयर कीजिए, बोहर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में, यहाँ पे ऑर्बिट पर खत्म।
यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया? एटॉमिक ऑर्बिटल। समझे आप? तो हम थोड़ा सा डिफरेंस भी नोट डाउन करेंगे किसके? एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर? वी कैन नॉट से कि दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी विल से probability of finding of electrons, probability of finding of your mom, she may be in the kitchen, she may be in the room। तो probability है, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अब हम एग्जैक्ट पोजीशन वाली बात ही नहीं करेंगे। और ये मॉडल को किसने सपोर्ट किया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। उसने यही तो बोला है आपको, आप एक ही चीज फाइंड कर सकते हो, तो पोजीशन ढूंढ लो या फिर वेलोसिटी ढूंढ लो। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों का मेन सिग्निफिकेंस है, एक है ये सिंबल साई का, ठीक, और दूसरा है आपका साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि फिक्स पोजीशन आप बता ही नहीं सकते हो, तो ऑलवेज वी विल यूज दिस वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने अभी क्या बोला था कि श्रोडिंगर गॉट 3 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर बेसिकली एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो वो कैसे आए उससे हमें कोई अभी कंसर्न नहीं है, वो हाई लेवल पे आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको सीखना है व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो एक दो पॉइंट्स आप अभी के लिए नोट कीजिए, फिर आपको मैं और नोट कराती हूँ बाद में। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे आप? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, लिखिए। इट इज द 3D space, 3-dimensional space. It is the 3-dimensional space around the nucleus, within which the probability of finding of electron is maximum. I'm repeating, it is a 3D space around the nucleus within which the probability of finding of electron is maximum up to 100%, इसमें लिखा up to 90%। probability 100% नहीं होगा, 90%। ठीक है, समझ में आया? And atomic orbital is denoted by again this। ये किसका सिंबल है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक वेव फंक्शन। एटॉमिक वेव फंक्शन, साई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक वेव फंक्शन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया? एटॉमिक ऑर्बिटल इज काइंड ऑफ अवर होम, है ना? घर पे जो भी लोग अभी इस समय घर पे हैं या आप जाएंगे तो मुझे इवनिंग को ये थोड़ी पता है कि आप कहाँ पे हैं, बट दैट इज फॉर श्योर कि आप अपने घर में हैं, लेकिन घर में कहाँ पे हैं वो मुझे नहीं पता। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गया? हमें एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं। हम सिर्फ उसकी क्या दे सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट नॉट श्योर। ठीक है, यानी इसको हम कैसे शो करते हैं? देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां पर हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हियर। ठीक है, हियर 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 हियर।
यानी ये मैंने गलती कर दी, आपको कोई भी एक बाउंड्री नहीं मिलेगी। आप समझ में आया नहीं बात? बोहर ने क्या बोला था? ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। यहाँ पे वो बात खत्म हो गई, समझे? तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। इग्नोर दिस लाइन जो मैंने ड्रॉ कर दी। क्या है ये? दिस इज द एरिया where the possibility या probability of finding of electron is maximum। इसी को हमने क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कुछ समझ में आया? इसको हमने क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए अब एक दो पॉइंट और नोट डाउन कीजिए। नंबर 1, the electrons in an atom have only quantized value of energy, have only quantized, this is the word quantized, quantized value of energy। what does it mean? क्या समझे आप लोग? क्वांटाइज का मतलब, अब फिर से बाहर पे आ जाओ। एक शेल का एनर्जी आपने क्या किया था? फिक्स, है ना? एक शेल का एनर्जी फिक्स था, फिर E2 का अलग था, E3 का अलग था। तो दैट इज द क्वांटाइज वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर शेल, राइट? एक शेल का एनर्जी कैसा है आपका? फिक्स है। इट इज द सेम थिंग। क्या बोला उसने? जो आपने स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अवेलेबल है? कहाँ अवेलेबल है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कैसा है? फिक्स है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कैसा है? फिक्स है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, these quantized value of energy are obtained from solution of Schrödinger wave equation। Schrödinger, SCHRO, ये है नाम साइंटिस्ट का, इरविन श्रोडिंजर। ठीक है, तो जो आपने इक्वेशन लिखी थी भारी भरकम वाली, उसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखिए दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी। इसमें एक टर्म आ रहा है आपका एनर्जी वाला, राइट? तो यू कैन फाइंड द डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वेव फंक्शन साई। ये साई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेव फंक्शन साई। ठीक है, the wave function psi is a function of coordinates of the electrons। क्या है ये? the wave function psi is a function of coordinate of the electrons। आपको ये बात समझ में आई? यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, अभी मैं इस पोजीशन पे हूं, तो क्या है? एक्स वाई जेड हम फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप पॉइंट कैसे लगाते हैं? एक्स में क्या वैल्यू, वाई में क्या वैल्यू, राइट? ऐसे तो करते हैं। अब ये 3D की बात हो गई, तो आपके कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 3। तो मेरी पोजीशन पे कुछ एक्स का वैल्यू मिलेगा, कुछ वाई का मिलेगा, कुछ जेड का मिलेगा। इज दैट क्लियर? है ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आपको क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स, राइट? वो कोऑर्डिनेट, मान लीजिए एक मुझे कोई कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो उसको मैंने क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल। मेरी जो क्या बोलेंगे 3D स्पेस, जहां पर यानी हमारा घर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसके अंदर कौन रहता है? हम रहते हैं। हम क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। कल हम क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में? एड्रेस, विच इज क्वांटम नंबर। ठीक है, एक दो पॉइंट और लिखिए, फिर आपकी क्लास बंद करते हैं।
साई समझ में आया? साई क्या है आपका? वेव फंक्शन। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड साई स्क्वायर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो मॉडल है दिस इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल के लिए भी काम करता है और मल्टी के लिए भी। बोहर में क्या प्रॉब्लम हुई थी? बोहर सिर्फ किसके लिए वर्किंग था? फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो यहाँ पर क्या है? मैनी इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वही है सिंस एन इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव many wave function, since an electron can have many wave functions, therefore there are many atomic orbitals in an atom. Therefore there are many atomic orbitals in an atom. Many atomic orbitals in an atom. ठीक है, इसको हाँ फिक्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी आएगी, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ, ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ना। हाँ पढ़ेंगे ना, आगे आएगा। इसलिए जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखा है इसका मीनिंग समझे आप? इसका मीनिंग ये है कि इन ए सोसाइटी there may be 2 BHK flat, there may be 3 BHK flat और 4 BHK flat, है ना? वही चीज है, एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लैट हो सकते हैं। तो उसने वैसे ही बोला है कि एटम के अंदर अलग अलग आपके क्या हो सकते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। समझे आप? और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या रहेंगे? हाँ एड्रेस आएगा, एड्रेस आएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल। एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए बस लास्ट, दिस इज पक्का लास्ट। क्या है? an orbital can accommodate maximum 2 electrons. An orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin. ठीक है, with opposite spin. ठीक है, if स्पिन अगर ये मैंने ऐसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपको शो किया है ऐसे बॉक्स की तरह से, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? ये देखो एक चीज एवरीवन, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट वन इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो हाफ स्पिन, या स्पिन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हेड किधर है? अपसाइड। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रहने वाला है? तो यही आपने लिखा है, वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। अब फ्राइडे को आपको अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, है ना? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फ्राइडे तक क्या करना है? मॉड्यूल से ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोहर, हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉय, वो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हाँ बेटा। यार कभी कभी बेसिक बहुत खराब हो जाता है तो मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा लाइए, मैं वो फोन देखी तो मैं बदलता देखी तो आपको मेरे भी लगा था कि मैं टाइम देख रही हूँ। मैं तो ध्यान भी नहीं दिया कब। नहीं मुझे लगा आपने ना मैंने देखा ही नहीं बच्चे, ना बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे बोल रही थी कि अब सब लोग थक जाते हैं एक्चुअली, आई कैन रीड द फेस, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग थक गए हैं। हाँ, इसका मैं क्या बोल रही थी कि इसको ना देखो, जैसे आपने 7 into 7 किया तो क्या हो गया? 49, है ना? और 8 into 8 किया आपने, क्या हो गया? 64। द नंबर इज 54। तो ये आपका जो इसका अंडर रूट आएगा वो दैट इज इन बिटवीन 7 and 8। तो मैंने इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट आपका कितना कंसीडर किया था? 7.5। और आप निकाल भी सकते हैं 54 का रूट कैसे निकालते हैं? 7 7 जो 49, याद है आपको? मैथ्स में सीखा था नहीं?